हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब का संपूर्ण इतिहास दोस्तों। ठीक है, और संपूर्ण इतिहास में आज बात करेंगे दोस्तों कि भारत में छठी शताब्दी के आसपास क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या काम हुए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं। तो दोस्तों आप लोग को भारत के बारे में जानकारी कैसी लग रही है? लगातार आप लोग 4 दिनों से दोस्तों जुड़े हैं, डे आज 4 है। इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3 ये सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और हर एक वीडियो में दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग को सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए दोस्तों, एसएससी का बैठ जाइए, रेलवे या फिर स्टेट पुलिस, इसीलिए मैंने ये सारे लिख रखे हैं दोस्तों। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, स्टेनो, रेलवे या फिर एएलपी, स्टेट पुलिस या पीसीएस की अगर आप परीक्षा देते हैं जिसमें जीके का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी किताब से प्रश्न पूछा जाएगा, इसी वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हम जिस किताब को शुरू करते हैं दोस्तों बिल्कुल ख़त्म करते हैं। तो आप लोग का विश्वास और दोस्तों बने रहे और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे। ठीक है, अपने स्टडी ग्रुप में। और अगर आपने भी सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, पूरा मन लगने वाला है। इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे दोस्तों। साइंस का हम सोच रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की नई किताब आ गई है तो उसको हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या साइंस की ज़रूरत है। साइंस का ज़रूरत है तो हम यूथ का किताब को शुरू करेंगे और एक एक प्रश्न जैसे घटना चक्र का देख रहे हैं वैसे ही यूथ पब्लिकेशन का भी देखेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। मतलब कि दोस्तों डेली हमको प्रैक्टिस होना चाहिए बस। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आपको चाहिए डेली का प्रैक्टिस। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत में छठी शताब्दी के आसपास क्या क्या घटनाएं घटी थी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा था? तो दोस्तों हर्यक साम्राज्य का राजा बिंबिसार था, याद रखिएगा। और यह प्रश्न घूम फिर के आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अजात शत्रु किसका बेटा था दोस्तों? तो यही बिंबिसार का अजात शत्रु बेटा था, याद रखेंगे। ठीक है, तो अजात शत्रु भी किस वंश का हुआ था? हर्यक वंश का हुआ। ऐसे रिलेट करना सीखिए आप लोग। ठीक है, ऐसे अगर जिस दिन आप लोगों ने रिलेट करना सीख लिया तो आपका जीके का टेंशन समाप्त। 50% तो टेंशन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपको सारा चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एक एक चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और शानदार तरीका से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है सिकंदर से। सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? तो दोस्तों 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे 356 ईसा पूर्व में। और यह प्रश्न आपके एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। हालांकि पूछा तो गया है, फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सिकंदर ने हाइडेस्पिसिस के युद्ध में किसको हराया था? बताइए यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिकंदर के द्वारा हाइडेस्पिसिस के युद्ध में पोरस को हराया था। ठीक है, किसको हराया था दोस्तों? सिकंदर ने तो पोरस को हराया था। प्रश्न पूछा जाता था कि ये हाइडेस्पिसिस जो युद्ध है दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जनपद का बात करें तो वह है मगध। ठीक है, मगध जो था बहुत विशाल जनपद था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यानी आपसे डायरेक्ट पूछा है कि गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कहाँ थी? तक्षशिला गांधार की राजधानी थी दोस्तों। सारे आप फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 महाजनपद की संख्या है दोस्तों। ऐसा करके आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन भारत में
के संघों को श्रेणी कहते थे। दोस्तों श्रेणी किसको बोलते थे, ठीक है, तो व्यापारियों के जो संघ था उसको दोस्तों श्रेणी बोला जाता था प्राचीन भारत में। यह प्रश्न भी आपके एसएससी के पेपर में पूछा गया है। तो एसएससी भाई साहब प्रश्न तो गजब गजब पूछता है, तो उसके लिए हम लोग को एक एक प्रश्न उसके देखने होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, उसका डिटेल्स फैक्ट को हम लोग को जानना होगा दोस्तों, तब जाकर एसएससी का जीके पकड़ में आता है। और यह किताब आप लोग के लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्म में अब आपके सामने आ गया है। चलिए देखिए, सवाल है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे। चलिए बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन की। देखें तो चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 2008 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। एमटीएस के पेपर में इतना कठिन सवाल दोस्तों पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। एमटीएस निकालना मुश्किल है, सीजीएल निकालना आसान है दोस्तों, क्योंकि एमटीएस में मेंस लेवल से भी ऊपर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यह एमटीएस का प्रश्न 2008 में पूछा गया कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है तो चित्रित धूसर मृद भांड के साथ। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आप लोग के परीक्षा के लिए जान इसको बोलिए, प्राण बोलिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न फंसने का ज़्यादा संभावना बन जाता है, ठीक है। देखिए बोला गया कि लोहे की प्राचीनता संबंधित साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहित छत्र, अंतर्जीय खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा रोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए और इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल नंबर 2 है दोस्तों, और सवाल में पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो दोस्तों वह था लोहा। याद रखेंगे दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो मगध में किसका विशाल भंडार देखा गया, तो लौह का देखा गया, यानी कि लोहा का देखा गया। 2014 के परीक्षा में पूछ लिया गया यह प्रश्न है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। ध्यान रखेंगे वन लाइन रूप में, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो दोस्तों मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी का बात करें तो दोस्तों वह था बिंबिसार। याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो पता चलेगा कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रट लीजिए, पेपर में छपने वाला है दोस्तों कि बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तथा इसने चंड प्रद्योत यानी अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक किसका राजवैद्य था दोस्तों, तो ये भी याद रखिए बिंबिसार का। ये कहाँ भेजा, तो चंड प्रद्योत के अवंती का शासक जो था उसको सेवा के लिए दोस्तों राजवैद्य अपना जीवक को भेजा था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। गजब, बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया, उसका पुत्र जो अजातशत्रु, हम लोग वन लाइनर में देखे ना कि अजातशत्रु किसका बेटा था, तो बिंबिसार का बेटा था और बिंबिसार की ही हत्या कर दिया अजातशत्रु ने, ठीक है। और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों हिस्ट्री पढ़िए तो आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग के दिमाग में भी चलना चाहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अरे भारत के बारे में जान रहे हैं, अपने भारत के बारे में, पुराने भारत के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो एनर्जी होना चाहिए दोस्तों, उत्सुकता होनी चाहिए आपको जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, ठीक है। आगे ये हुआ, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। देखिए युद्ध जब हुआ तो पहली बार हाथी का इस्तेमाल किसने किया था, किस राज्य ने किया था, ये आपको बताना था दोस्तों। मगध हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, ऐसे आप याद रखेंगे। 2015 की परीक्षा में सीपीओ के परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। और ये कितने बार प्रश्न पूछा गया है, किताब वाले भी अब छापना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लिस्ट कि 2013 में आया, 2014 में आया, एमटीएस में आया, सीजीएल में आया, सीपीओ में आया, ठीक है, स्टेनो में आया, तो इतना नहीं लिखा जाता है किताब में,
खराब लगने लगता है, इसलिए केवल एक लिख दिया गया है। ऐसा मत जानिए कि एक ही बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ ये सारे प्रश्न। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, ठीक है। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, इसीलिए तो इस्तेमाल करेगा, खरीद के थोड़े ना करेगा, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया दोस्तों, ठीक, याद हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो दोस्तों वो थी संस्कृत। तो प्राचीन काल में अगर आपको कुछ लिखना था दोस्तों, तो कौन से भाषा में लिखा जाता था? संस्कृत में लिखा जाता था। याद रखेंगे दोस्तों, संस्कृत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को क्या माना जाता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे कि इतिहास का जनक इनको माना जाता है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ खास नहीं है। हेरोडोटस जो है दोस्तों इतिहास का जनक इसको माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 7 नंबर सवाल है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर दोस्तों और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों हाइडेस्पिसिस में लड़ी थी, याद रखेंगे। परीक्षा 2012 के परीक्षा में पूछा गया है, एफसीआई के परीक्षा में, मतलब दोस्तों यहाँ सारे परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पिसिस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली, और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिसिस कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है। अब विकल्प बी में क्या है दोस्तों? झेलम नदी, ठीक है, और हाइडेस्पिसिस, यानी दोस्तों झेलम नदी को हाइडेस्पिसिस भी बोला जाता था उस समय, याद रखेंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर और पोरस ने कहाँ लड़ी थी? तो हाइडेस्पिसिस में या फिर झेलम में, ये दोनों एक ही जगह का नाम है। आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे, एफसीआई के परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? अब देखिए यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस दो लोगों का नाम याद रखना है, सिकंदर, पोरस और क्या दोस्तों? एक था हाइडेस्पिसिस, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिए, बार बार प्रश्न इन 3 नाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न यहाँ आप लोग देख लीजिए, पूछ लिया गया, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो दोस्तों पोरस हो जाएगा। 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े रहते हैं दोस्तों, बस आपको ध्यान से हर एक प्रश्न को करते चलना है, ठीक। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताइए, यानी यहूदियों के धार्मिक पाठ बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है दोस्तों? मूसा संहिता, याद रखेंगे। त्रिपिटक थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, त्रिपिटक कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस धर्म का है। फटाफट अभी वीडियो को रोकिए और बताइए कि त्रिपिटक किस धर्म का है दोस्तों, ठीक है। अब भी फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, और इनका पूजा स्थल सिनागोस के नाम से जाना जाता है। और त्रिपिटक बौद्ध का और जेद अवेस्ता दोस्तों है, जेद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने पूछा था त्रिपिटक किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का है। जेद अवेस्ता किस धर्म का है? तो दोस्तों पारसियों का है, और ये सारे के सारे पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये आपको बताना है क्रम अनुसार। देखिए दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को एक ट्रिक याद है, ठीक है। क्या याद है? ट्रिक याद है। बस आपको बोलना है, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। वो पूछा क्या हाल चाल है, खाना खा ली, खाना खा लिए, यही ना चलता है जी, खाना खाएं, क्या खाएं, ठीक है। तो देखिए, आपने पूछा कि खाना खा ली, तो उन्होंने बोला कि हाँ सनम मैंने खाना खा लिया। क्या उन्होंने बोला? हाँ सनम मैंने खाना खा लिया, ठीक है। बोला या बोली दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हाँ सनम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये होता है आपका ट्रिक, जो कि दोस्तों मगध पे राजवंशों जिन्होंने शासन किया उनके क्रम है। ह से हो जाएगा दोस्तों हर्यक,
याद हो जाएगा। आज के बाद आपको यहाँ डाउट नहीं होगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है। स से क्या होगा दोस्तों? तो शिशुनाग। न से क्या होगा दोस्तों? नंद। और म से क्या हो गया? मौर्य हो गया दोस्तों। ये 4 याद रखना है। ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद और म से मौर्य। क्या ट्रिक आपको पसंद आया? ट्रिक पसंद आया तो फटाफट लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ट्रिक मज़ेदार लगा कि नहीं लगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्रमानुसार। तो सबसे पहले कौन हो जाए तो दोस्तों? ह हो जाएगा हर्यक, उसके बाद स शिशुनाग, फिर नंद और मौर्य। ह स न न म, हसनम हो गया ना। चलिए अब हम लोग कूट को देखते हैं, कूट में सजा देते हैं। सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों? तो चौथे नंबर पे, यानी कि ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर इसमें भी है, 2 नंबर पे इसमें भी है। उसके बाद 1 नंबर वाला, 1 नंबर यहाँ, यहाँ 3 नंबर, ये गलत हो गया। और तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो मगध पे राजवंशों का कालानुसार अगर बात करें तो हर्यक होगा, शिशुनाग होगा, नंद होगा और अंत में मौर्य होगा। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। देखिए, दिए गए मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हर्यक वंश आया, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद से सुनाग वंश आया, 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा। फिर नंद वंश तीसरे नंबर पे आया, 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा। और फिर मौर्य वंश आया दोस्तों, 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहा था मगध पे। ठीक है, और इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है कि महाभाष्य लिखा था किसने? तो दोस्तों पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। याद रखिएगा, एफसीआई के परीक्षा में 2012 के परीक्षा में पूछा गया दोस्तों कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे कि महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। और इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमा बनवाकर बिकवाई थी दोस्तों। ठीक है, जब आर्थिक संकट आ गया था मौर्य शासकों पे, तो उसने क्या किया? तो देव प्रतिमाएं बनवाई और बेचना शुरू किया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, पेपर में अगर पूछ लिया ना तो बस आप ही उत्तर दे पाएंगे, बाकी लोग नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आज का हमारा अंतिम सवाल कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। यानी 3 चिकित्सा वाले से संबंधित व्यक्ति हैं, आपको उनको पहचान करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहचान करते हैं। कौन परीक्षा में पूछा गया है? तो सीपीओ की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है 2012 में। ठीक है, आइए हम लोग पहचान करते हैं। देखिए, चरक, चरक तो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। सुश्रुत भी दोस्तों जुड़े हैं लेकिन भरत नहीं जुड़े हैं। इसमें देखते हैं, चरक जुड़े हैं, सुश्रुत भी जुड़े हैं, लेकिन पतंजलि अभी मैंने बताया ना, पतंजलि मौर्य वंश से जुड़े तो हैं लेकिन चिकित्सा से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, हाँ ये तीनों के तीनों चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। तो यह हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि दोस्तों निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। तो हो जाएंगे चरक, सुश्रुत और बाघ भट्ट। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा अंतिम सवाल। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो चरक, सुश्रुत, बाघ भट्ट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है और ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धस्थ थे दोस्तों, यानी कि आयुर्वेद पे काम किया करते थे ये तीनों के तीनों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, ये किसका फोटो है? तो गौतम बुद्ध का, यानी कि बौद्ध धर्म हम लोग देख चुके हैं, जैन धर्म भी देख चुके हैं दोस्तों। सारे वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जीके पूछा जाता है तो आपको यह वीडियो सारे इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्तों। अपना ही चैनल है तो थोड़ा शेयर करते रहेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।